हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे 3 सब्जेक्ट एक साथ, 3 विषय की तैयारी हम एक साथ करेंगे। तीनों विषय कौन कौन से हैं? पर्यावरण होगा हमारा, हिंदी है और तीसरा है CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। फ्रेंड्स, आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक और शेयर में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम बहुत कम बचा हुआ है। फुल फोकस्ड एकदम से कंटेंट पे करते हैं, वीडियो पे आ जाते हैं, तुरंत क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा ऑनेस्टी के साथ, बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करनी है। बस एक काम यही करना है, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं। आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है CSIR, नीरी, CIFRI, ICAR। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है? वेरी गुड। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, नीरी। नीरी का फुल फॉर्म है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और इसकी स्थापना कहाँ की गई है? इसकी स्थापना की गई नागपुर में। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। साइलेंट वैली स्थित है। साइलेंट वैली कहां पे स्थित है? असम में, केरल में, अफ्रीका में, आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन यहां पे हमारा सही होता है बी, केरल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली कहां पे स्थित है? केरल में। ये अपनी जैव विविधता के लिए जानी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। केरल की नीरो घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का उदाहरण है? केरल की नीरो घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का एक उदाहरण है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंग्रोव वन, पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, एल्पाइन शंकुधारी वन। ऑप्शन हमारे यहाँ पे कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। केरल की नीरो घाटी में जो वन होते उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की कैटेगरी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, केरल, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है वेरी गुड, ए, उत्तराखंड। वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कार्बेट नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, ढचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य, हजारीबाग नेशनल पार्क। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है कार्बेट नेशनल पार्क। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट नेशनल पार्क है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1936 में की गई थी। तब उसका नाम क्या रखा गया था? हेली नेशनल पार्क के रूप में 1936 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भी इसी उद्यान से की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किसे यद्यपि उद्यान कहा जाता है, गार्डन कहा जाता है, किंतु वास्तव में वो उद्यान नहीं है? निम्नलिखित में से किसे उद्यान तो कहा जाता है लेकिन वो वास्तव में उद्यान नहीं है? मुंबई का हैंगिंग गार्डन, मैसूर का वृंदावन गार्डन, लखनऊ का खुसरो गार्डन, कोलकाता का ईडन गार्डन। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? वेरी गुड। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, कोलकाता का ईडन गार्डन। ईडन गार्डन को उद्यान तो कहा जाता है, गार्डन कहा जाता है, पर यह उद्यान ना होकर के क्या है? क्रिकेट स्टेडियम है। इस स्टेडियम की स्थापना कब की गई थी? 1864 में की गई थी। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? मानसून वन, सुंदर वन, सदाबहार वन, गुल्म वनस्पति। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है? वेरी गुड। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होता है बी, सुंदरवन। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वन को सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पे? भारत और बांग्लादेश में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। भारत और बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है और इसे सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने हम आपको साइड में बता रहे हैं। और ये सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जो जाना जाता है वो रॉयल बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए भी प्रसिद्ध है। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है भी। सुंदरवन के बारे में इतनी चीजें मैंने आपको बता दी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुल्तानपुर, भरतपुर, राजाजी, सरिस्का। हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है ए, सुल्तानपुर। अगला क्वेश्चन है, यहां पे प्रत्येक वर्ष बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं, ठीक है, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन कहा जाता है? ओडिशा में नंदनकानन, असम में काजीरंगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन और पश्चिम बंगाल में भारतीय वनस्पति। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन हमारा सही होता है सी, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। यहाँ पे जितने विकल्प दिए गए हैं उसमें से पश्चिम बंगाल का सुंदरवन यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित है। ऑप्शन हमारा सही होता है सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद, नाभिकीय विखंडन, सौर सेल। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, सौर सेल, जिससे कि प्रदूषण नहीं होता है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है? वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सी? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन। यहां पे हमारा ऑप्शन सही होता है सी, आर्गन। आर्गन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी रेले ने। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, कार्बन डाइऑक्साइड है क्या अपचायक है? अपचायक है, यहाँ पे एक ऑप्शन भर लीजिए। उपचायक है, निर्जली कारक है, विरंजक कारक है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है सी, कार्बन डाइऑक्साइड एक निर्जली कारक है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है? कैल्शियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। देखिए सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन सही होगा। भूपर्पटी पे मिलनी, यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझना चाहिए। भूपर्पटी पर पाए जाने वाले तत्व में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा है, लगभग है 46.6% के अराउंड में। अब विकल्प के आधार पे जितना दिया गया है, विकल्प के आधार पे हम अनुमान लगा सकते हैं कि पूछा जा रहा है भूपर्पटी के सेंस में। और अगर ब्रह्मांड में पूछा जाए, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो आप लोग हमेशा हाइड्रोजन लगाएंगे, ठीक है। अगर भूपर्पटी की बात की जाती है तो ऑप्शन हमारा सही होता है सी, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। फ्रेंड्स आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा और अपना फीडबैक हमेशा की तरह जरूर दीजिएगा, ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार के निष्कासित धुएं में कौन सी जहरीली गैस होती है? CO, CO2, C2H4, CH4। ऑप्शन हमारे यहाँ पे कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार और अन्य वाहनों से निष्कासित धुएं में मेनली ध्यान दीजिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और लेड और सल्फर डाइऑक्साइड होती है, और इसमें सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस है। ध्यान दीजिएगा, जितना हम एक्स्ट्रा पॉइंट बताते चले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं की फसल कटाई किसका उदाहरण है? गेहूं की फसल कटाई किसका उदाहरण है? निष्कर्ष, गुरुत्व पृथक्कन, क्रोमेटोग्राफी पृथक्कन, भिन्नात्मक आसवन। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, गुरुत्व पृथक्कन। गेहूं की फसल की कटाई गुरुत्व पृथक्कन का एक उदाहरण है। इस विधि में क्या होता है, अलग अलग घनत्व के जो घटक होते हैं उनके मिश्रण से पृथक कर लिए जाते हैं। गेहूं की कटाई जिनका घनत्व के अकॉर्डिंग उनको बांट लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है? ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है? विकल्प के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन यहां पे हमारा सही होता है बी, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा का संग्रह। ग्रीन हाउस प्रभाव से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है।
जो कि वातावरण में जल कणों, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसों के स्तर बढ़ने के कारण होती हैं। और ये गैसें क्या काम करती है? सूर्य की गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, वायुमंडल में जाने नहीं देती। हाँ, अगर जब ये मतलब ये गैसें हैं तभी यहाँ पे धरती का तापमान बढ़ रहा है। अगर मान लो ये गैसें नहीं होती तो क्या होता है? तो जो सूर्य की गर्मी आ रही है वो अंतरिक्ष में वापस चली जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है पूछा जा रहा है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो नहीं है, नहीं है में हमारा ऑप्शन सही होता है ये हाइड्रोजन। ग्रीन हाउस गैस में मेनली ध्यान रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रिक ऑक्साइड, जलवाष्प, ये सभी होती है। अगला क्वेश्चन है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, लगभग 60% के करीब होती है, मीथेन की 20% होती है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य है। बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य क्या है? पशुओं का अपशिष्ट, सस्य अवशेष, जलीय पादप, वन अवशेष। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है पशुओं का अपशिष्ट। जानवरों के गोबर यानी कि अपशिष्ट को बायोगैस प्लांट के लिए मुख्य कच्चा पदार्थ माना जाता है। ऑप्शन हमारा इसीलिए सही होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी कितनी पुरानी है इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? पृथ्वी कितनी पुरानी है इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? भूवैज्ञानिक समयमान, रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण, गुरुत्वाकर्षण पद्धति, जीवाश्म पद्धति। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो यहां पे हमारा ऑप्शन सही होता है बी, कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का। अगला क्वेश्चन है, और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, अग्निशमन यंत्र में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड पे ही सही लगाएंगे। ठीक है, जल की कठोरता को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जल की कठोरता को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शुद्धिकरण, आसवन, मृदुकरण, परिष्करण। यहां पे हमारा ऑप्शन सही होता है सी, मृदुकरण कहते हैं। जल की कठोरता को दूर करने की प्रक्रिया मृदुकरण कहलाती है। यानी कि हम सिंपली कह सकते हैं कि कठोर जल से मैग्नीशियम और कैल्शियम निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जल मृदुकरण कहते हैं। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन है, जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है? विकल्प आप सभी के सामने क्वेश्चन में कराया है। जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है? वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन यहाँ पे सही होता है सी, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड, और यहाँ पे सल्फेट होगा। ऑप्शन हमारा सही होता है सी। ठीक है, देखिए मृदु जल किसे कहते हैं, कठोर जल किसे कहते हैं? आपको बता देते हैं, मृदु जल जिस जल में साबुन घुलने पर झाग देता है उसे हम कहते हैं मृदु जल, और जिसमें साबुन नहीं घुलता तो वह झाग नहीं देता उसे हम कहते हैं कठोर जल। क्लियर है? और जल की कठोरता उसमें उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड, इन सब की अशुद्धियां घुली होने के कारण होती हैं। अब इन्हीं से, इस जल से, कठोर जल से इन सबको हटा देना ही जल का मृदुकरण कहलाता है। अभी इसके पहले के क्वेश्चन में आपको बताया। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी? अनायमुड़ी, डोडा बेट्टा, महेंद्रगिरी, नीलगिरी। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है ए, अनायमुड़ी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम 23 दिसंबर 2004 को संसद में प्रस्तुत किया गया। 11 मई 2005 को लोकसभा में, और फिर 12 मई 2005 को राज्यसभा ने इसे स्वीकृति प्रदान की। इसके बाद ये कब? 12 अक्टूबर 2005 को यह अधिनियम लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में दो रूप कौन से हैं?
विकल्प आप सभी के सामने संसदीय और अध्यात्मक, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, राजतंत्री और कृष्णा, कृष्ण, कृषा, कृष। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है ए कृष्णा। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? कृष्णा है। अगला क्वेश्चन, कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? अभी मैंने आप सभी को एक वीडियो प्रोवाइड कराई है हिंदी साहित्य के उपनामों की, तो सारे उपनाम मैंने एक जगह पे कलेक्ट कर दिए हैं। तो वो जितने भी उपनाम थे सभी एक जगह पे मैंने कलेक्ट कर दिए हैं। तो उसकी लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और कमेंट सेक्शन में आप जाएंगे तभी मेरा पहला मैसेज होगा, वहाँ पे पिन किया होगा, तो आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन उससे पूछा जाता है, कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय, श्रीपत श्री, यहाँ पे जीवन राय, अमृत राय। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है धनपत राय। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, वर्तनी संबंधी सही शब्द पहचानिए। वर्तनी संबंधी सही शब्द पहचानिए। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है? वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी पूर्ति। वर्तनी संबंधी सही शब्द पहचानिए, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है? डी पूर्ति सही है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, लुटिया शब्द का बहुवचन क्या है? लुटिया शब्द का बहुवचन क्या है? लुटिया शब्द का बहुवचन चुनना है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है ए लुटिया शब्द का बहुवचन है लुटिया। अगला क्वेश्चन, आनाकानी करना। आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इधर उधर करना, मना करना, बुराई करना, टाल मटोल करना। तो आनाकानी मुहावरे का सही अर्थ होगा डी। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है टाल मटोल करना। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है डी टाल मटोल करना। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? ग्राम ममता गुंडा पुरस्कार। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है ग्राम। ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पे ग्राम है। फ्रेंड्स, आप सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा। आपकी लाइक से हमें एनर्जी मिलता है, मोटिवेशन मिलता है और ये पता चलता है ना कि ये वीडियो दूसरों के लिए कितना रिलेवेंट है। तो लाइक का बटन प्रेस करते रहिए। अगर हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप एक लाइक और एक शेयर मेरे लिए जरूर किया करिए। तो अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, किस भाषा के लिए सन 1995 में 1995 में साहित्यकार M.T. वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किस भाषा के लिए? भाषा पूछी जा रही है, मलयालम, तमिल, उर्दू, कन्नड़। कौन सा ऑप्शन हमारा सही होता है? ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है मलयालम। मलयालम भाषा के लिए सन 1995 में साहित्यकार M.T. वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, तरंग शब्द का सही समानार्थी चयन कीजिए। तरंग शब्द का सही समानार्थी चयन कीजिए। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? तरंग शब्द का सही समानार्थी है उर्मी। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है बी। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, भक्तिन, फिर फिल इन द ब्लैंक का प्रसिद्ध, यहाँ पे भक्तिन फिल इन द ब्लैंक का प्रसिद्ध फिल इन द ब्लैंक रेखा चित्र है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आप लोग देखिए। भक्तिन, ऑप्शन यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? वेरी गुड, ऑप्शन यहां पे हमारा सही होता है बी,
महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध क्या है? संस्मरण रेखा चित्र है। क्लियर है? जो भक्तिन है वो महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरण रेखा चित्र है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है बी। यहाँ पे महादेवी वर्मा होगा, फिर यहाँ पे होगा संस्मरण। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? साहित्य देवता हिम किरीटनी हिम तरंगिनी युग चरण। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है, वेरी गुड। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, हिम तरंगिनी। हिम तरंगिनी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को 1995 में 1995 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। हिम तरंगिनी क्या है? एक कविता संग्रह है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। अनुचित लोकोक्ति, लोकोक्ति में कुछ गड़बड़ी है, कंप्लीट नहीं है। ऑप्शन हमारे यहाँ पे कौन सा सही होगा? वेरी गुड। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है अधजल गगरी, यहां पे होगा छलकत जाए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है? ऑप्शन कौन सा सही होगा? ध्यान से आप लोग देख लीजिए। वेरी गुड। यहां पे हमारा ऑप्शन सही होता है सी, श्लेष। श्लेष अर्थ अलंकार नहीं है। अलंकार किसे कहते हैं? आप सभी जानते हैं। काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार को 3 भागों में बांटा गया, शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार, तीसरा है उभयालंकार। तो शब्दालंकार किसे कहते हैं? जो काव्यगत पंक्तियां होती, जो कविता की पंक्तियां होती, उनमें जहां शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, वहां क्या होता है? शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के भेद कौन कौन से हैं आप सुन लीजिए। यहाँ पे शब्दालंकार के भेद अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, ये सभी शब्दालंकार में आते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद से आ जाते हैं अर्थालंकार की तरफ। अर्थालंकार जो काव्यगत पंक्तियां होती, जब उनमें अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, तो वहां पे क्या होता है? अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार में उपमा अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, ये सारे अलंकार उसमें आते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है? उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है? अब आराम से आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए। क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड इसमें है, क्वेश्चन अच्छे हैं, हार्ड लेवल के हैं। ऑप्शन यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है? वेरी गुड। उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए, उपमेय में जब उपमान की कल्पना की जाए तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहां पे ऑप्शन हमारा सही होता है बी। ठीक है। उपमेय में जब उपमान की कल्पना की जाए तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें क्या पहचान होती? मनु, जनु, मनहु, मानो, मेरे, ये सब जहां पे आता है वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब आगे चलते हैं। यह मास जो चंद्रमा की फिल इन द ब्लैंक के अनुसार गिना जाता है, वह फिल इन द ब्लैंक कहलाता है।
रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। यह मास जो चंद्रमा की क्या भरेंगे इसमें, पहले तो यह देख लीजिए के अनुसार गिना जाता है वह क्या कहलाता है। वेरी गुड, ऑप्शन यहां पे हमारा देखिए कौन सा सही होगा। पहले तो इसमें भरेंगे हम गति भरेंगे, तो गति यहां पे दोनों में है, ठीक है। अब क्या कहलाता है, मल मास या चंद्रमास। ऑप्शन यहां पे देखिए ध्यान से, पहले में गति भरा जाएगा, दूसरे में चंद्र मास भरा जाएगा। और यहाँ पे गति के साथ चंद्रमास नहीं जुड़ा हुआ है, तो आप लोग इसे इस तरीके से समझ लीजिए, विकल्प में कोई विकल्प कंप्लीट नहीं है, ठीक। यहाँ पे गति और चंद्रमास भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। वृषभानुजा का समानार्थी शब्द क्या है। सीता, जानकी, राधा, पार्वती। ऑप्शन यहां पे हमारा सही होता है सी, राधा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी स्टैंडर्ड है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, बहुत सुस्ती से काम करना के लिए उचित मुहावरा कौन सा है। बहुत सुस्ती से काम करना, इसके लिए उचित मुहावरा कौन सा होगा। विकल्प आप सभी के सामने, आप लोग ऑप्शन चूज कर लीजिए। और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए, लाइक का बटन प्रेस करते रहिए। ऑप्शन यहां पे हमारा सही होता है ए, वेरी गुड, 9 दिन चले 2.5 कोस। ऑप्शन यहां पे हमारा सही होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, हरिशंकर परसाई जी किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं। हरिशंकर परसाई जी किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं। काव्य रचना, आलोचना, समीक्षा, व्यंग। तो यहां पे हमारा ऑप्शन सही होता है डी, वेरी गुड। ऑप्शन यहां पे हमारा सही होता है व्यंग। इनके द्वारा कुछ जो व्यंग कृतियां हैं, अब देखिए कहानी संग्रह में उनकी जो कहानी है वो भी व्यंग्यात्मक है। कहानी संग्रह में उनकी है जैसे उनके दिन फिरे, हंसते हैं, रोते हैं। सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है, जो बच्चों में क्रिएटिविटी को उत्प्रेरित करता है, वह है रचनावादी मॉडल। इसमें क्या होता है, रचनावादी मॉडल में क्या होता है, आप लोग विकल्प आराम से पढ़ के रिप्लाई दिया करिए। इसमें क्या होता है, इस मॉडल में बच्चों को कार्य करने की स्वतंत्रता होती है, जिसके फलस्वरूप बच्चों में सृजनशीलता की उत्पत्ति होती है। बच्चे अपने आप से सीखते हैं, क्रिएटिव होकर के सीखते हैं, उनमें क्रिएटिविटी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है, क्या कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन हमारा सही होता है डी, चिकित्सा मंदता। जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण की क्षति की वजह से बच्चे में आई मानसिक मंदता को हम नाम देते हैं चिकित्सा मंदता। इसके लिए शब्द है चिकित्सा मंदता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, 3, 4, 5 या 6। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होता है, 4 अवस्थाएं। 4 कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। जीन पियाजे ने बालक में संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में बांटा है। पहला है संवेदीगामक अवस्था जो 0 से लेकर 2 वर्ष तक है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से लेकर 7 वर्ष तक है। फिर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर के 11 वर्ष तक है। फिर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष के बाद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से संश्लेषण के उदाहरण हैं। संश्लेषण के उदाहरण, सिंथेसिस के उदाहरण। ऑप्शन हमारा सही होता है डी, चित्र रंगना। चित्र रंगना, चित्र भरना संश्लेषण का उदाहरण है, ठीक है, क्योंकि संश्लेषण की विषय वस्तु का सार संग्रह होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। संग्रह का मतलब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे छोटे छोटे कंपोनेंट या एलिमेंट को जोड़ करके पूरे का निर्माण करना। कहने का मतलब अगर हम इस सेंस में देखते हैं कि
कुछ आइडियाज़, कुछ स्टाइल को जोड़ करके एक डिफरेंट चीज़ बना देना, सिंथेसिस करना, निर्माण कर देना। तो वैसे ही चित्र रंगना, चित्र भरना, छोटे छोटे आइडियाज़ को, कुछ कुछ स्टाइल को जोड़कर एक अच्छी सी चीज़ बना देना। फिर अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से नहीं भरेंगे उसमें रंग, तो वो वस्तु पूरी की पूरी सही से नहीं दिखेगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है, उसे वर्गीकृत किया जाएगा किसमें? 105 बुद्धि लब्धि वाले बच्चे को किस में वर्गीकृत किया जाएगा? ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पे सी, सामान्य बुद्धि में। टर्मन ने जो वर्गीकरण किया था उसमें क्या है, 130 से अधिक होता है प्रतिभाशाली होता है, 121 से लेकर 130 तक प्रखर बुद्धि वाला, और 111 से 120 तक तीव्र बुद्धि वाला, और 91 से लेकर 110 वाला सामान्य बुद्धि में आता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। किस विकास में शोध के लिए वो जाने जाते हैं? लॉरेंस कोहलबर्ग। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होता है? विकल्प आप सभी के सामने है। ओके, आप लोग रिप्लाई करिए। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होता है नैतिकता से संबंधित। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। वो क्षेत्र कौन सा है? वो नैतिक विकास के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इनके अनुसार बाल विकास में नैतिकता एक महत्वपूर्ण घटक होता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है नैतिकता, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा सीखना स्थायी होता है? कौन सा सीखना स्थायी होता है? रट कर, सुनकर, समझकर, देखकर। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, समझकर सीखना स्थायी होता है। और इन सबका रट कर, सुनकर, देखकर ये सारे ज्ञान स्थायी नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा सही होगा बी, सांकेतिक भाषा। ठीक है, ब्रेल लिपि का प्रयोग दृष्टिबाधित बच्चों के लिए किया जाता है, और जो श्रवण बाधित हैं उनके लिए सांकेतिक भाषा ही हम प्रयोग करेंगे, जो सही से सुन नहीं पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? तो क्या है? खेल, भाषण, कहानी लेखन, निर्माण संबंधी क्रियाएं। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, भाषण। सृजनात्मकता क्या होती है? नवीन विचार या नवीन वस्तु से संबंधित होती है। बालक की सृजनात्मकता के विकास के लिए ये सभी तत्व आवश्यक होते हैं जिनसे कि नए विचारों का जन्म हो। ठीक है, तो भाषण से सृजनात्मकता का विकास नहीं होता है। खेल से, कहानी लेखन से, निर्माण संबंधी क्रियाओं से सृजनात्मकता का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रिया और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा सही होता है सी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से लेकर के जो 15 वर्ष तक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी अवस्था में वो अमूर्त स्तर पर चिंतन करने लगता है। वह इसी स्तर पर सही और गलत के बीच तार्किक रूप से सोचने लगता है, यही इसका मतलब हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य है, मूल्यांकन का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए आराम से। ऑप्शन हमारा सही होता है डी, उपरोक्त सभी। मूल्यांकन का ये सभी उद्देश्य है। ठीक है, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये मूल्य निर्धारण में शैक्षिक स्तर अथवा विद्यार्थियों की उपलब्धियों को जानने में सहायक होता है। इसका मूल्य उद्देश्य क्या होता है जानते हैं? बच्चा क्या सीखा है
ये जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, उसका समाधान करना और अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, बालक का विकास परिणाम है किसका? बालक का विकास परिणाम है किसका? वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतर प्रक्रिया का, आर्थिक कारकों का। ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पे सी, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतर प्रक्रिया का। बालक का विकास वातावरण और वंशानुक्रम में अगर सामंजस्य है, संतुलन है, तभी वो अच्छे से विकास कर पाता है। असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होने पर बालक का विकास कभी नहीं सही से हो पाता। यानी कि बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। नेक्स्ट है, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन। परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, ध्यान से देख लीजिए। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन हमारा सही होता है डी, परीक्षा के स्थान पर सतत व व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि इस मूल्यांकन के तहत बालक के विकास से संबंधित सभी क्षेत्रों, संज्ञानात्मक, शारीरिक, सहसंज्ञानात्मक, सभी का मूल्यांकन किया जाता है। इससे बालकों का विकास सही दिशा में और सकारात्मक होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिग व हंट के अनुसार फिल इन द ब्लैंक की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। यहाँ पे कौन सी अवस्था भरी जाएगी? कौन सी अवस्था की बात ये कर रहे हैं? ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? बिग व हंट के अनुसार ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा सी, किशोरावस्था। ठीक है, विग और हंट के अनुसार किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। ठीक, परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिक्षा में फ्रॉबेल का महत्वपूर्ण योगदान था किसके विकास के लिए? शिक्षा में फ्रॉबेल का महत्वपूर्ण योगदान था किसके विकास के लिए? ऑप्शन हमारा कौन सा सही होता है? विकल्प आप सभी के सामने। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है सी, किंडरगार्टन। शिक्षा में फ्रॉबेल का महत्वपूर्ण योगदान था किंडरगार्टन का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रॉबेल ने प्राथमिक शिक्षा के लिए किंडरगार्टन पद्धति का विकास किया था, आप सभी को पता होगा ना, तो ऑप्शन हमारा तीसरा सही होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बच्ची को, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है। एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीजें होती हैं, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा यह एक पतंग है। यह उदाहरण दिखाता है क्या दिखाता है? क्या दिखाता है? सम्मिलन, समायोजन, संरक्षण, वस्तु का प्रदर्शन। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है ए, सम्मिलन। चिड़िया तथा पतंग में समानता के आधार पर उसे पहचानना सम्मिलन प्रक्रिया का उदाहरण है। चिड़िया और पतंग में समानता के आधार पर उसे पहचानना, ये सम्मिलन का उदाहरण है। ऑप्शन हमारा सही होता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीखने का क्लासिक कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने? ये आप सभी को पता होगा, पावलोव ने। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। इन नामों से भी अगर क्वेश्चन आता है तो भी आप पावलोव भी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? निम्नलिखित में सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? मौलिकता, ओरिजिनलिटी, अनुशासन, धारा प्रवाहिता, लचीलापन। ऑप्शन हमारा सही होता है बी, अनुशासन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित में क्या सीखा जाता है? संकेत अधिगम के अंतर्गत
ऑप्शन हमारा सही होगा बी, पारंपरिक अनुकूलन। इसमें देखिए रॉबर्ट गैनी द्वारा प्रस्तुत अधिगम सोपानिकी के अंतर्गत उन्होंने अधिगम के 8 प्रकार बताए थे, जिसमें पहला अधिगम था उनका संकेत अधिगम, सिग्नल लर्निंग। इसे पारंपरिक अनुकूलन या क्लासिकल अनुबंध के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, मेनली यह प्रकार जो है इनका सिग्नल लर्निंग संकेत अधिगम पावलाव के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पर आधारित है। इसमें संकेत मात्र से शिक्षण होते हैं, जैसे चौराहे पर लाल बत्ती को देखकर यातायात का रुक जाना, ये होता है। और इसमें एक चीज़ है, छोटे बच्चों को अच्छी आदतें सिखाने में लाभप्रद है, लेकिन उच्च कोटि के अध्ययन में ये लाभकारी विधि नहीं है। इसके द्वारा यांत्रिक ढंग से आदतों का निर्माण किया जाता है संकेत अधिगम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन हमारा सही होता है बी। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है ए, स्पीयरमैन ने। ऑप्शन हमारा सही होता है ए, स्पीयरमैन ने। कौन कौन से 2 फैक्टर दिया था इन्होंने? जी फैक्टर और यस फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। कौन सा एक छोड़ करके? गार्डनर के द्वारा सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है बी, सृजनात्मकता। गार्डनर ने बुद्धि के संबंध में बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कौन से सिद्धांत का? बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, यह कथन है। ऑप्शन हमारा सही होता है सी, स्किनर का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सामाजिक अधिगम प्रारंभ होता है कब से, किससे, कैसे? सामाजिक अधिगम प्रारंभ होता है, ऑप्शन हमारा सही होता है सी, संपर्क से। सामाजिक अधिगम लोगों के संपर्क में आने से आरंभ होता है। जितना अधिक लोगों के साथ संपर्क बनेगा सामाजिक अधिगम उतना ही अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान से पढ़ लीजिए। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? वो विकास की किस अवस्था में है? ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है किशोरावस्था। किशोरावस्था में समायोजन का अभाव और तनाव सा महसूस होने लगता है, तो यही इस क्वेश्चन में भी है। ऑप्शन हमारा सही होता है बी, किशोरावस्था। नेक्स्ट है, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन हमारा सही होता है गुड, ऑप्शन हमारा सही होता है, एक मिनट, स्वामी विवेकानंद का है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? ऑप्शन हमारा सही होता है सी, ऑप्शन हमारा सही होता है सी, अटेंशन डेफिशिट हाइपर डिसऑर्डर। ठीक है, एकाग्रता ह्रास अति क्रियाशील विकार, ये विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है। इस जो विकार है इसकी वजह से क्या होता है? सीखने में कठिनाई होती है। ऑप्शन हमारा सही होता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है किधर की तरफ होती है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? विकल्प आप लोग देख लीजिए। ऑप्शन हमारा सही होता है बी, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। विकास के किस सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से आरंभ होकर पैरों तक जाता है? मस्तकाधोमुखी के अनुसार, विकास के मस्तकाधोमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास की क्रिया सिर से आरंभ होकर पैरों तक जाती है और विकास के
केंद्र से निकट दूर के सिद्धांत के अनुसार, केंद्र से निकट दूर सिद्धांत के अनुसार विकास की गति केंद्र से दूरवर्ती भागों की ओर चलती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन हमारा सही होता है बी, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने अधिगम के क्षेत्र में प्रयास और भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इनके अनुसार प्राणी अपनी त्रुटि से बार बार सीखता है और उसमें सुधार करता है और इस तरीके से उनमें क्या आती है? परिपक्वता आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कक्षा में व्यक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, कौन कौन से? ये आप सभी जाने, सभी में विभिन्नता हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्यक्तिक विभिन्नता से क्या मतलब होता है? प्रत्येक व्यक्ति में जैविक, मानसिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक अंतर का पाया जाना। इसी अंतर के कारण ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। ठीक है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है डी। ये रहा लास्ट में आज का सवाल आप सभी के लिए। पर्यावरण आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है, कौन सा विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो जाता है? CSIR, नीरी, CIFRI, ICAR। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है? आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर करेंगे। कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके आपको बताना है आप लोगों ने कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। आज आपको बताना है पूरे क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपने गलत किए हैं। ठीक है, रिप्लाई भी कमेंट सेक्शन में। और फ्रेंड्स, जाते जाते आप सभी लोग वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आप लोग लाइक और शेयर के माध्यम से अपना प्यार और विश्वास जरूर दिखाइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।